अरे भाई आज से पढ़ना है हमको चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन अब उसके पहले भी कुछ फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसका नाम ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों पड़ा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम इसके बेसिक फाउंडेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आज इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक बनता है मेरे पास, वो बनता है एसी जनरेटर, जिसको हम लोग डायनामो भी कहते हैं। डायनामो, डायनामो का ही दूसरा नाम होता है एसी जनरेटर। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा इसका बेसिक आपको बता ही देते हैं, तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट आपने सुना ही होगा, करंट दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट करंट, एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट हो चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो, करंट तो करंट है। वो करंट कब आता है? जब सर्किट में ईएमएफ आता है। ठीक है, यानी जब तक सर्किट में ईएमएफ नहीं आएगा, जब तक सर्किट में ईएमएफ नहीं आएगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगा। और क्योंकि ईएमएफ करंट के पिता समान है, ठीक है, इसका मतलब पिता ही जी मान लीजिए, तो जैसा ईएमएफ होगा वैसा ही करंट होगा। तो अगर हम सेल वगैरह की बात करते हैं तो सेल में जो ईएमएफ, मतलब शुरुआत बहुत इजी चीज़ है, रिजेंबल करिए बस। सेल क्या है? सेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें ईएमएफ की वैल्यू भी फिक्स रहती है और उसका जो ओरिएंटेशन है, जो डायरेक्शन है, जो करंट फेंकने की जो उसका दिशा है, वो फिक्स रहती है। इस वजह से सेल हो या बैटरी हो, इससे कैसी करंट मिलती है हमें? डायरेक्ट करंट मिलती है। बट ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी इनके पापा में ही गड़बड़ है। ठीक है, करंट ऑल्टरनेटिंग तभी आएगी, तभी पैदा होगी जब ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग होगा। आई बात समझ में? तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ही पैदा करता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और फिक्स वाला ईएमएफ पैदा करता है फिक्स वाली करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य यह है कि छोटा सा ब्रीफ ले लीजिए आप। ईएमएफ कुल मिला के करंट के पिताजी हैं। ठीक है, ईएमएफ कुल मिला के ऐसे समझिए, वैसे फिजिक्स की भाषा में गलत है लेकिन ऐसे आपको याद करने में आसान रहेगा। फिजिक्स मतलब ईएमएफ दैट इज फादर ऑफ करंट, पिताजी। ठीक है, अब पिताजी जैसे बेटा जी वैसे। ठीक है, अगर पिताजी डायरेक्ट नेचर के हैं, डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि उनकी वैल्यू भी फिक्स रहे और उनका ओरिएंटेशन जो उनका है वो ऐसे ही रहे, यानी ईएमएफ की वैल्यू भी फिक्स रहे और ईएमएफ जिस तरफ करंट फेंक रहा है वो एक ही दिशा में करंट फेंकता रहे। तो इस प्रकार का जो ईएमएफ होता है वो जन्म देता है डायरेक्ट करंट को। ठीक, और अगर ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग नेचर का, जैसा कि नाम ही क्लियर कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, अगर ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, यानी ऑल्टरनेटिंग मतलब वैल्यू भी चेंज होती रहे, दिशा भी बदलती रहे, है ना, कभी करंट इधर फेंक रहे हैं, 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 है ना, तो ये क्या हुआ? ऑल्टरनेटिंग बिहेवियर हुआ। तो करंट भी कैसी आएगी? ऑल्टरनेटिंग आएगी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी सर्किट में जैसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा होता है, जैसा ईएमएफ आप लगाएंगे, ठीक है, वैसा ही सर्किट में करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ईएमएफ किससे मिलता है? तो ईएमएफ हमको मिलता है सेल से, या आप कह लो बैटरी से, बहुत सारे सेल जोड़ के बैटरी बनती है। ईएमएफ हमको मिलता है डायनामो से। ठीक है, डायनामो को आप एसी जनरेटर कह सकते हो, एसी जनरेटर कह सकते हो। ठीक है, तो सेल या बैटरी वाला जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट वाला डिपार्टमेंट है।
यानी सेल या बैटरी हमें डायरेक्ट ईएमएफ देता है, और जब डायरेक्ट ईएमएफ सर्किट में मौजूद होगा, यानी ये सेल या बैटरी मौजूद होगा अगर सर्किट में, तो उस सर्किट में ईएमएफ कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, और करंट भी कैसी फ्लो होगी, डायरेक्ट। आई बात समझ में? और अगर आपने सर्किट में डायनेमो या एसी जनरेटर लगाया तो हमें ईएमएफ भी कैसा मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग मिलेगा। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जब सर्किट में आ जाएगा तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग, यानी कि बात करनी पड़ी कि नहीं पड़ी? मैं डिजाइन नहीं बना रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है? तो मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, समझ जाइए। किसी भी सर्किट में कोई ऐसा कंपोनेंट लगा हो जिसमें ईएमएफ हो, ठीक है, तो ही उस सर्किट में करंट फ्लो हो सकती है। अब हमारे पास दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं जिनमें ईएमएफ पाया जाता है, एक सेल या बैटरी, दूसरा डायनेमो या एसी जनरेटर, ठीक है? जो सेल या बैटरी होती है वो ऐसा ईएमएफ देती है जिसकी वैल्यू डायरेक्ट रहती है, यानी फिक्स वैल्यू फिक्स डायरेक्शन, और डायनेमो या एसी जनरेटर जो है वो हमें ऐसा ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं जो ऑल्टरनेटिंग होता है, यानी वैल्यू में भी चेंज होता है और दिशा में भी चेंज होता है, ठीक है? फिर इसका मतलब यह है कि अगर सेल या बैटरी हमने सर्किट में लगाई तो क्या फ्लो होगा, डायरेक्ट करंट फ्लो होगा, और अगर सर्किट में हमने डायनेमो या एसी जनरेटर लगाया तो क्या फ्लो होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। यानी ये हिस्सा तो हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? क्लास 9-10 में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था हमने, ओम्स लॉ वगैरह, ये वो है ना। तो सेल लगा के ईएमएफ देना, फिर करंट फ्लो करवाना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हमारा सेगमेंट कौन सा आ गया है, ये, ठीक है? तो हमें चैप्टर का नाम क्या है हमारा, ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के लिए तो हमें कहां से शुरू करना पड़ेगा, डायनेमो से। जब तक आप डायनेमो नहीं जानेंगे, एसी जनरेटर नहीं जानेंगे, तब तक आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ नहीं जानेंगे, और जब तक आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ नहीं जानेंगे तब तक आप ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं जानेंगे, यानी उसके बाद की कहानी खत्म हो जाती है। पैटर्न समझ में आया? तो भले ही चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है, बट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। गॉट इट? सो ये कोई लिखने वाली चीज नहीं थी, इसीलिए मैंने देखिए पहला हेडिंग ही डायनेमो या एसी जनरेटर डाला। अब आप भी हेडिंग डाल दीजिए भाई, और इसमें लिखना शुरू करिए। डायनेमो या एसी जनरेटर बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग क्या पैदा करते हैं, ठीक है? हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा करते हैं, और उसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की मदद से हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, डायनेमो और एसी जनरेटर। इसके अंदर लिखिए, इट इज अ डिवाइस, it is a device used to produce, it is a device used to produce, it is a device used to produce an alternating EMF. It is a device used to produce an alternating EMF. It is a device used to produce an alternating EMF. EMF को प्रोड्यूस करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा चैप्टर पढ़ डाला पीछे हम लोग। EMF कब होता है, कब पैदा होता है EMF, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो दिमाग लगाना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि जनरेटर बेसिकली क्या बना रहा है, EMF। EMF किससे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि एसी जनरेटर या जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हेडिंग डाल दिए, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर लिखिए। AC generator works on the principle of electromagnetic induction. AC generator
works on the principle of AC generator works on the principle of electromagnetic induction. AC generator works on the principle of electromagnetic induction. That is, अब मैं थोड़ा रोकता हूं आपको। बेटा इंडक्शन याद है ना कितने प्रकार से होता है? एक ही प्रकार से होता है जब फ्लक्स चेंज होता है। अगर ये फ्लक्स वेरिएबल है तो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो पाएगा। तो फ्लक्स अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? B इंटू ए कॉस थीटा। तो या तो फील्ड चेंज कराओ तो फ्लक्स चेंज होगा, या तो एरिया चेंज कराओ तो फ्लक्स चेंज होगा, और या तो कॉइल को घूमी घूमी कराओ, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नचाओ, घुमाओ, तो थीटा चेंज होगा। और जब थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। तो इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने बहुत पढ़ा बी और ए चेंज करना। बी चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, कॉइल अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, फील्ड चेंज कर रहे हैं, सब कुछ किया। कॉइल नहीं नचाया था पिछले चैप्टर में। नचाया नहीं नचाया, इस चैप्टर में नचाना है। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो ये है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को घुमाते हैं तो क्या होता है? एरिया वेक्टर कॉइल के साथ साथ घूमता है। सोचिए, आप इमेजिन करिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इस दिशा में है, और मेरा हाथ ऐसे 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 अगर घूम रहा है, इमेजिन कर लीजिए, अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर घूम रहा है, तो मेरा हाथ घूमा तो एरिया वेक्टर घूमा, फील्ड तो अब भी वैसे ही है। अगर हमने यहाँ किया तो इस समय एंगल कितना था? 90, 180, फिर 90, फिर 0, अब हाथ टूट जाएगा। समझ में आया? क्लियर? यानी जब हम कॉइल को बेटा फील्ड के अंदर नचाते हैं, घुमाते हैं, तो क्या बदलता है? थीटा। और थीटा बदलेगा तो क्या बदलेगा? फाई। और फाई जब बदल जाई तो EMI हो जाएगी। नहीं समझे? ठीक। यानी कि यहां पे मैं जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जिक्र कर रहा हूं उसका आधार क्या है? कॉइल का नच्चू नच्चू करना आधार है। यानी whenever we will rotate the coil inside the magnetic field, EMF will be induced, produce नहीं, induce। बात समझ में आ गई? तो आगे लिखिए, that is, मैं लिखवाया ना, it works on the principle of electromagnetic induction, that is, when a coil is rotated in a magnetic field, when a coil is rotated in a magnetic field, comma, then an EMF is induced in it. Then an EMF is induced in it. An EMF is induced in it. ठीक, समझ गए? वेरी समझदार। हेडिंग डाल लीजिए कंस्ट्रक्शन एंड लेबल्ड डायग्राम। टेंशन ना लें, डायग्राम बनाने को आता नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको बनाऊंगा। कंस्ट्रक्शन एंड लेबल्ड डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, बहुत साधारण सी चीज है, बहुत ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं करना है। इमेजिन कर लीजिए कि वी हैव अ फील्ड मैग्नेट लाइक दिस। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना? मैग्नेट के दो टुकड़े हो गए। नहीं, ये मैग्नेट ऐसे है, पीछे से घूमा हुआ है। इट इज अ हॉर्स शू मैग्नेट, पिछवाड़ा नहीं दिख रहा है। समझ रहे? मतलब इस तरीके का मैग्नेट है। इमेजिन ये करना है, द मैग्नेट इज लाइक दिस, राइट? बस ये दिखाया मैंने, इतना दिखाया है, बाकी हटा दिया है। ठीक। अब इसके अंदर अगर ये एक ही मैग्नेट का ये बाहरी हिस्सा हो गया, इसका मतलब है मैग्नेट का, तो नस
मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है, मैग्नेट के अंदर सन से होती है और मैग्नेट के बाहर नस हो जाती है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सन से हो जाती है। सन से हो जाती है मतलब साउथ से नॉर्थ हो जाती है। सन से क्या घंटा थोड़ा मार दो, सन से, ठीक। तो बाहर नस, तो ये जो एरो बने हैं बड़े बड़े है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, है ना। इसके अंदर हम लोग रख देंगे एक कॉइल, बहुत सीरियसली नहीं लेना है, मतलब बहुत लाइट मूड से पढ़िए आप। ये चैप्टर जितना खतरनाक है आपको उतने बढ़िया मजा आएगा। जितना डर खतरनाक टाइप का चैप्टर है ये आपको पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा। एक 3 नंबर से 5 नंबर की कैटेगरी का न्यूमेरिकल आप जरूर पाएंगे, वो आप करके ही आएंगे अगर आप टोपा नहीं हो तो। चैप्टर बहुत आसान है। हाँ जी, तो एक कॉइल है, ये एक्सेल है जिसके ऊपर इस कॉइल को माउंट किया गया है, ठीक है। तो बात एक्चुअली यो है कि इस समय कॉइल ऐसे पड़ा है, ठीक, ऐसे पड़ा है ना, लेटा है कॉइल, दिख नहीं रहा। ये A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर दूसरे का एप्पल, ठीक। तो एरिया वेक्टर इसका ये हुआ, देख पा रहे हो? अंधेरे तो हो नहीं, नॉर्मल ये ऐसे प्लेन पड़ा है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो एरो किधर दिख रहा है? इधर। ये करिया वाला देखो इधर है, ये नीला वाला इधर है, ठीक। कॉइल मान लो घूमी, ये घूमी तो एरिया वेक्टर घूमेगा साथ में, घूम रहा है, दिख रहा है घूमते हुए, वापस आ रहा है, फिर घूम रहा है, मतलब बार बार वापस नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो मान लो मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, घूमी घूमी, घूमने की स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक। तो बस भाई अभी मान लो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 है, थोड़ी देर में ऐसे घूम जाएगा तो एंगल कम होने लगेगा, थीटा कम होने लगेगा, 0 हो जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 180 तक जाएगा, ठीक है, फिर आएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, बहुत घुमा लिया, ठीक है, समझ गए ना। यानी अल्टीमेटली ज्यादा कुछ खास नहीं होता इसमें, ठीक है। और मैंने वैसे भी कहा बहुत सीरियस डायग्राम नहीं समझना, बस हमें यह समझना है कि आखिर वर्किंग कैसे होती है। तो इतना समझ गए होंगे आप कि जब ये कॉइल को हम नचाएंगे, अब ये अपने मान से आशीर्वाद तो प्राप्त नहीं ईश्वर का, इसको नचाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। तुम देखे होगे, बारात वरात तो अटेंड किया ही होगा, बारात ये सबसे पीछे, अबे सबसे पीछे दूल्हा होता है, ठीक है, वो सबसे आगे जनरेटर होता है। कभी बारात ने अटेंड किया बंदे ने, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, अपनी जरूर अटेंड करना, ठीक है। तो सबसे आगे जनरेटर होता है, जनरेटर को देखना जाके, वैसे जनरेटर होता है, हमारे कानपुर में लोग जगनेटर कहते हैं, खैर। तो जनरेटर को गौर से देखिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा फ्लाई व्हील नाचता हुआ, और उसमें डीजल डाल के उसके अंदर एक डीजल इंजन लगाया जाता है, डीजल का प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन क्या करता है, डायनेमो में एक्सल से जोड़ दिया जाता है। तो इंजन, डीजल इंजन क्या करता है, इस एक्सल को नचाता है, ठीक है। तो डीजल इंजन मैकेनिकल वर्क करता है, भाई मैंने पहली लाइन लिखा है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई बस में क्या लिखवाया, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। कोई बात नहीं, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा डेफिनेशन ये वाला, जनरेटर वाला। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वंस अपॉन अ टाइम इन क्लास 9th। छोड़ो रहने दो। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई। तो वो डीजल इंजन जो होता है उसमें डीजल डालते हैं, डीजल बर्न होता है, फिर इंजन
घूमता है, इंजन जो है वो इसके इस एक्सल से जुड़ा होता है, तो इंजन इसको घुमाता है। तो जब तक वो इंजन घुमाता रहेगा तब तक ये कॉइल नच्चू नच्चू करती रहेगी, और जब तक ये नच्चू नच्चू करती रहेगी तब तक थीटा चेंज होता रहेगा। अरे थीटा और ओमेगा को कोई संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। जब तुम बचपन में छोटे थे, बचपन में सभी छोटे होते हैं, वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना एंगल तुम घूमे, मोटी भाषा में समझे ना, कुछ लोग 11th में बिल्कुल लट्ठ चलाए थे फिजिक्स से, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना तुम घूमे, मोटी मोटी भाषा में समझो, ठीक है, ठीक है। थीटा का मतलब तुम कितना घूमे, टी मतलब जितने समय में घूमे, ठीक है। तो कॉइल जितना एंगल घूम रही है और जितनी देर में घूम रही, वही तो ओमेगा हो गया, ठीक हो ना? हाँ। इस हिसाब से थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो मुझे कुछ याद आ रहा है। यूजिंग, अभी कोई नोट नहीं करेगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है। यूजिंग फाई का फॉर्मूला होता है b इंटू ए कॉस थीटा, होता है। अगर टोटल है तो n बी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू पुटपुटा नहीं सकते का, हटा। तो फाई इज इक्वल टू n बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब तुम अंधेरे तो हो नहीं, समय हमेशा चलायमान होता है, समय हमेशा बढ़ता रहता है, टाइम इज ऑलवेज वेरिएबल। तो जब तक ओमेगा रहेगा तो टी की वैल्यू वेरिएबल होने की वजह से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, यानी फाई की वैल्यू भी हमेशा चेंज होती रहेगी। तो ईएमएफ हमेशा आता रहेगा, कब तक? जब तक है जान, मतलब जब तक ये घूम रहा है, जब तक ओमेगा मौजूद है। ओमेगा 0 हो गया तो लफड़े खत्म हो गया। क्या सिद्ध हुआ? अगर ओमेगा 0 हो गया मतलब हमने कॉइल घुमाना बंद कर दिया, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू उतनी कितनी होती है 1, काम खत्म। फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा वैसे ही ईएमएफ होना बंद हो जाएगा। यानी जब तक कॉइल घूमती रहेगी तब तक ओमेगा मिलता रहेगा और समय इसको लगातार बदलता रहेगा, ठीक है। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इस वजह से फाई की वैल्यू भी हमेशा चेंज होती रहेगी, और जब तक फाई चेंज होता रहेगा मजा आता रहेगा, ठीक। तो फाई जब आ ही गया है तो ईएमएफ निकालने में क्या दिक्कत है? न्यू मैन अब तो ओल्ड हो गया हम लोगों के लिए। फाई ई बराबर क्या? माइनस का डी फाई अपॉन डी टी हुआ करता था, याद करो, 4 बार पढ़ाया पूरे चैप्टर में ईएमआई में, कैसे फाई से ई निकाला जाए। कोई बात तुम लोग हो ही ना आएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू फाई की जगह एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब बायो वालों को थोड़ा दिक्कत होने वाला है। टेंशन इस बात की नहीं कि बायो वालों को दिक्कत होगी, टेंशन इस बात की मैथ वालों को भी मैथ नहीं आती, ठीक है। अभी देखते हैं। E इज इक्वल टू माइनस पहले से बाहर है, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये तो चेंज कर नहीं रहे हम लोग। B पहले लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड है। A इज द एरिया व्हिच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी उतना ही है। कॉइल फैल से गुड़ नहीं रही है, ना अंदर बाहर आ रही है, तो A भी कांस्टेंट है। अंदर बचा d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। और अब हम अपने बहुत ही होनहार छात्र से पूछेंगे कि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यस मिस्टर पांडे। हाँ, साइंस का ही नहीं है, अकाउंट्स का है, यहाँ बैठा हुआ है बस, कॉमर्स का। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, बाय चेन रूल। जितना थोड़ा बहुत मैथ्स में जानता हूँ उसके हिसाब से, वैसे मैं काफी जानता हूँ, इससे फिर मजा आता है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा, ठीक है, बढ़िया। चलो अच्छा, मान लेते हैं हमारा मन कर रहा है,
ठीक है, हमारा मन कर रहा है कि भाई गुरुजी उतनी देर से कह रहे हैं कि ये ईएमएफ आ गया है, इसको गौर से देखो देखो, तो साफ साफ दिख रहा है कि ईएमएफ भी समय पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये भी कम नहीं, ये भी बहुत ऊंची चीज है। इसकी भी वैल्यू जो है वो उसी तरीके की आ रही है। जब तक ये ओमेगा मिलता रहेगा, मतलब जब तक कॉइल घूमता रहेगा, तब तक टी हमेशा, जो चेंज हमेशा ही होता है वो साइन ओमेगा टी की वैल्यू को बदलता रहेगा, यानी ये वही है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट। क्योंकि समय चलता रहेगा और साइन, थोड़ा सा गणित वाले अगर आप ध्यान दें, साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर साइन ऐसे ऐसे भी रहा है तो ये ईएमएफ साइन पे तो डिपेंड कर रहा है, तो ईएमएफ भी ऐसे ऐसे होगा, तो यही तो होता है ऑल्टरनेटिंग। गौर से देखो, अगर मैं ईएमएफ वर्सेस टाइम का एक ग्राफ मानूं तो पहले करंट बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, कौन सा मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में गया, क्या हो गया, हाँ टोपा हो, मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फिजिक्स में माइनस वाले को मिनिमम नहीं कहते, माइनस वाले को कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन का मैक्सिमम। तो ये इधर कौन सा मम, ये कौन सा मम, हाँ मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो मम है इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैक्सिमम ईएमएफ कॉल्ड पीक ईएमएफ। हिंदी वाला पीक नहीं, वो तो थूकना होगा, ठीक है, इंग्लिश वाला पीक यानी मैक्सिमम, समझे, पीक समझ में आया होगा। कुल मिला के आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो इतना आभास हो गया कि अगर हम कॉइल घुमा रहे हैं तो समय सत्यानाश किए, क्योंकि ओमेगा जब मिल जाता है तो जो टी है वो चेंज होता रहता है, तो वो साथ में वो क्या होता है, खरबूजे देखो खरबूजा रंग बदलता है। ओमेगा फिक्स था, हम तो फिक्स स्पीड से घुमा रहे थे, देखो इधर दिख रहा है, हम तो फिक्स स्पीड से घुमा रहे थे, ये सीधा साधा इंसान। अब इनको मिल गए स्वयं तिवारी, अब ये दोनों मिलके बर्बाद हो गए। ठीक, मैं यही कह रहा हूं, हर जगह साइंस है। ये है हमारे शिवम, चुपचाप शांत सुशील सज्जन आज्ञाकारी गुणकारी मजबूत एंड टिकाऊ, लेकिन स्वयं तिवारी का साथ मिल गया, अब ये दोनों मिलके बर्बाद हो गए, ठीक है। ये कह रहे हैं ये इन्फ्लुएंसिंग है, बदलते रहते हैं, तो ये भी साथ में इनको लपेट लिए हैं, तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम बदल रहा है। ये फिजिक्स कोचिंग आए तो ये भी फिजिक्स कोचिंग आए, और केमिस्ट्री में जाना हम भी क्यों चलेंगे, आई बात समझ में। तो वही मैं कह रहा हूं कि ओमेगा जो है वो फिक्स रहता है, लेकिन टी के साथ होने की वजह से ये ओवरऑल ओमेगा टी हमेशा बदलता रहता है। और जब ओमेगा टी बेसिकली काम किसका कर रहा है, समय एंगल का काम कर रहा है, तो जब तुम एंगल चेंज होगा तो कॉस की वैल्यू भी साइड बाय साइड उसी के हिसाब से चेंज होती रहेगी। अरे यार कॉस 0 है तो वैल्यू अलग है, कॉस 30 है तो वैल्यू अलग है, कॉस 45 तो वैल्यू अलग, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, राइट। इसका मतलब ओमेगा सही था, तिवारी जी गड़बड़ा दिए, ठीक, तो अल्टीमेटली ये एंगल बिगड़ गया, इट मींस इट बिकम आवारा, ये आवारा हो गया। और कॉस आवारा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे तो पूरा छीछल इधर हो गया, ये भी आवारा तो ये भी मिलके आवारा, ये भी आवारा तो अल्टीमेटली ये बेचारा, इसको भी क्या होना पड़ा, तो फाई हो गया आवारा यानी वेरिएबल, ठीक। अब ये आवारा जब फाई हो जाता है तभी ईएमएफ आता है, ठीक है। तो हमने जब पूरा कैलकुलेशन मार के पूरा विज्ञान लगा के हमने पूरा इसको सॉल्व किया, विज्ञान प्लस गणित जो उनको बहुत आता है, ठीक है, लगा के निकालो, तो यहाँ फिर से एक आइटम आया आवारा, ठीक। पांडे जी को कुछ समझ आवारा समझ में आ गया, ठीक। तो ये है आवारा टी, ठीक है, ओमेगा टी मतलब आवारा टी, और ये साइन के साथ मिल के पूरा ये भी आवारा है, तो अल्टीमेटली ये सब आवारा है, तो ये भी क्या हो गया, यानी
ये क्या हो गया हमारा, जिस प्रकार से कॉस का भी ग्राफ ऐसे ही होता है कुछ, बस इसमें क्या होता है, ये शुरुआत मैक्सिमम से होता है, फिर ये मिनिमम पे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे। नहीं समझे? ये साइन वाला ग्राफ साइन 0 से उठता है और कॉस 1 से गिरता है। 1 से उठता नहीं है, 1 से गिरता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली साइन हो चाहे कॉस, दोनों है पीरियोडिक। नाच नहीं रहा हूं, ठीक है? पीरियोडिक मतलब इनकी वैल्यू कभी धन कभी ऋण, कभी धन कभी ऋण। ऋण मतलब निगेटिव होता है, और निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन। रे आप कुछ आवारा नहीं होता, ठीक? प्लस मतलब जो डायरेक्शन हमने रेफरेंस में ली, और माइनस मतलब जो डायरेक्शन अपोजिट चली गई उसके। गॉट द पॉइंट? अच्छा, ठीक है, बात समझ में आया? हम मम्मम की बात कर रहे थे। मम्मम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालना चाहते हैं हम लोग। चलो, साइन की और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है? तो फॉर मैक्सिमम ईएमएफ अगर हमारा मन कर रहा है निकालने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन ओमेगा टी शुड बी व्हाट? 1 प्लस रखो माइनस रखो 1, ठीक है? ऑप्टिमम वर्ड 1, ना प्लस ना माइनस, ठीक है? तो यहां पुट आते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? तो ई हमारा क्या हो जाएगा? मम, मैक्सिमम, ठीक है? और एन बी ए ओमेगा, और इसकी जगह हमने क्या रखा? 1। अरे भाई, जब 1 रखा तभी तो मैक्सिमम आएगा। आई बात समझ में? जब हम साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लेस करें तभी तो ई की वैल्यू मैक्सिमम, और मैक्सिमम को हम लोग ई मैक्स ना लिख के क्या लिखते हैं? नॉट। दिख रहा है? दिख रहा है, बिकॉज ई मैक्स इज इक्वल टू ई नॉट। इसीलिए हमारा ई नॉट यानी मैक्सिमम का फॉर्मूला बन गया एन बी ए ओमेगा। यानी एक एसी जनरेटर मारो गोली, अल्टीमेटली अगर कोई कॉइल घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा स्पीड से, तो कितना मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है? इतना, ठीक है? वो चाहे जनरेटर के लिए बोला जाए, वो चाहे ऐसे कोई घुमा रहा हो उसको, ठीक? तो अब हम वापस 1 में रखते हैं। पांडे जी बुरा मत मानिए, हाँ, 1 इक्वेशन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ई बराबर एन बी ए ओमेगा की जगह क्या हो गया? ई नॉट, और बाकी साइन ओमेगा टी। पहले पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे, ठीक है? यानी ईएमएफ जो होता है वो इसकी इक्वेशन हो गई है, ठीक है? होनी भी चाहिए थी। जो चीज रुकी नहीं रही है उसकी फिक्स वैल्यू हो भी कहा सकती है। हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कह सकते हैं कि 10 वोल्ट आ गया, अगले पल 11 हो जाएगा, क्या पता अगले पल 9 हो जाए। We cannot give the particular value, ठीक है? आप समय दीजिए, आपको सब्जेक्ट में बड़ा मजा आएगा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। सोच के देखिए, कोई चीज लगातार परिवर्तनशील है, ठीक है? कोई चीज लगातार परिवर्तनशील है और आप कह रहे हो कि हम उसका पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे हमेशा हमेशा के लिए, लुल होगा, नहीं हो सकता, ठीक है? तो जो चीज पर्टिकुलर हमेशा चेंज होती जा रही है, तो उसको हम लोग वैल्यू के फॉर्म में नहीं, फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हारी याददाश्त ना खराब हो तो पिछले साल जब तुम बचपन में छोटे थे, क्लास 11th, वेव पढ़ाई गई थी। उसमें पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता था, y बराबर a sin ओमेगा t लिखते थे। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट समय पर निर्भर कर रहा था। पार्टिकल अभी यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर मम्मम में जाएगा, फिर लौट के आएगा। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज हो रहा है, ठीक है? इस वजह से हमने वहां भी इक्वेशन बनाई थी, इसीलिए यहां भी इक्वेशन बनाई है। देखिए तरीका उसमें वहां भी था, y was displacement and a was maximum displacement, right? Here E is EMF और E naught is maximum EMF.
वहां भी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी पार्टिकल के घूमने की, चलने की, वाइब्रेट करने की, और यहाँ भी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कॉइल के घूमने की, चलने की, रोटेट करने की। पल्ले पड़ा? ठीक। तो इसका तात्पर्य ये है बंधुवर कि इसको हम लोग साइनसॉइडल कर्व की तरह बना सकते हैं। कैसे? ऐसे बनाया है सब रेडीमेड तैयार एकदम। मतलब दिस इक्वेशन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। अभी इसको हम बढ़िया सजा के बनाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, हमने क्या बोला, अभी कुछ बोला नहीं बोला, खो गए, एक्सप्लेन करने में खो गए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड लेबल डायग्राम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड लेबल डायग्राम में आप सिर्फ इतना बनाएंगे। ठीक है, घर में जाके इसको भैया रिवाइज करिएगा बहुत अच्छे से, नहीं तो भूल जाओगे कि हम E बराबर E0 साइन ओमेगा टी आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई वैल्यू नहीं फिक्स हो सकती। इस वजह से जिसकी चीज की वैल्यू फिक्स नहीं है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। हमसे कोई कहेगा बताओ 10वें सेकंड में ईएमएफ कितना था, बिल्कुल E की वैल्यू 10 सेकंड रख के सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ये सुविधा होती है इसमें। वो वाली सुविधा नहीं है डीसी वाले में कि हाँ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 10 एम्पियर, ईएमएफ इन द सर्किट इज 50 वोल्ट। वो सुविधा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लेबल डायग्राम में आप सिर्फ ये फिगर बनाएंगे और ये डेरिवेशन ऑफ वर्किंग फॉर्मूला बता दिया मैंने। डेरिवेशन ऑफ वर्किंग फॉर्मूला मैंने हेडिंग लिख दी। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल के फिर आप बाकी इसका कॉपी करेंगे। ये भी फॉर्मूला याद करना है, ये भी फॉर्मूला याद करना है। अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बनवाते हैं, कॉपी। हाँ भैया, तो पैदा हो गया है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो यानी अब हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं। बात समझ गए ना? ठीक है, यानी जो पहला टॉपिक था एसी जनरेटर या डायनामो, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑल्टरनेटिव, और ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। इसमें भी डिटेल में घुस गए थे कैसे काम करता है। जब फील्ड के अंदर हम कॉइल को घुमाते हैं ओमेगा की कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होता है कि ओमेगा की स्पीड, जब ओमेगा स्पीड से घुमाते हैं थीटा चेंज होता है। थीटा चेंज होता है तो कॉस थीटा चेंज हो जाता है। कॉस थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आता है, और ईएमएफ की जनरल इक्वेशन आती है। तो हमने मैक्सिमम ईएमएफ निकाल लिया और अल्टीमेटली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जो कि साफ साफ रिप्रेजेंट कर रही है कि साइन ओमेगा टी हमेशा वेरिएबल रहेगा समय के साथ साथ। इस वजह से E भी हमेशा वेरिएबल रहेगा। इसी को हम कहते हैं क्या? ऑल्टरनेट। जैसे हमने ग्राफ बना के बताया था कि अगर वो साइन पे डिपेंडेंट है, E की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? साइन पे। तो जैसे जैसे साइन चेंज होता है वैसे वैसे अब E भी चेंज होगा। यानी ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, अपोजिट हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, अपोजिट हाफ साइकिल। आई बात समझ में? तो यही हुआ क्या? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। समझ में आ गया होगा आई थिंक। समझ में आया? ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो हम इसको डिराइव करके इस इक्वेशन को समझ के ये जान गए हैं कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है? जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होगा ना। फिर से बनाएंगे डायग्राम। देखो देखो देखो, अरे अभी एक बार फिर बनाना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेने का। मक्कार लोग होते हैं जो बार बार डायग्राम बनाने से कतराते हैं। हाँ, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम मक्कार नहीं। ये हो गया प्लस E0 और ये हो गया